हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कुछ अजीब सी तस्वीरों के साथ, जिसे हमें देखने को मिलता है कुछ लोगों के शव यानी कि डेड बॉडीज, जिन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारा गया है और उसे देखकर मौत भी रूह कांप जाए। दूसरी तरफ हम शहर में खड़ी एक कैरावान को देखते हैं, यानी कि एक ट्रिप बस जिसके बराबर से एक लड़का गुजरता है तो अचानक उसका गेट खुल गया। जो देख वो रुक गया, शायद उसकी किसी गलती की वजह से गेट खुला होगा और इसीलिए उसने साइकिल साइड में लगाई और बंद करने को गया। लेकिन तभी कोई अनजान चीज उसे अंदर खींच लेती है, जिसके अगली पल ही उसके कटे हुए शरीर को विंडो पर हम चिपका हुआ देखते हैं, जो बहुत ही भयानक था। इसके 2 दिन बाद हम एक परिवार को देखते हैं जो वेकेशन के लिए टेक्सास जाने वाला है और इसके लिए उन्होंने एक कैरावान हायर करी है, जो कि सेम वही है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। लेकिन उसके अंदर की साफ सफाई को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि 2 रात पहले उसमें क्या हुआ था। क्या किसी ने सफाई कर दी? अगर की थी तो उसने किसी को बड़े हादसे के बारे में क्यों नहीं बताया? यही सवाल हम लेकर इस कहानी को आगे बढ़ते हैं। इनके साथ इनका डॉग भी था, ड्राइवर चार्ल्स, जो कि पूरे रास्ते भर इनके लिए ड्राइव करेगा। और इसी बीच वहाँ एक लेडी पहुंची जो अपने खोए हुए बच्चे के बारे में इनसे पूछ रही थी, पर इन्होंने उसे बच्चे को देखा ही नहीं। जाते हुए हम इस कैरावान के पीछे एक साइकिल खड़ी देखते हैं, जिस बारे में मुझे बताने की नीड नहीं है कि ये किसकी और यहाँ क्यों है। सफर शुरू होता है बेहद ही तपती हुई गर्मी से होकर ये लोग गुजर रहे हैं, जिस बीच चार्ल्स रेडियो ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑन ही नहीं हो रहा है। अगर ऑन हो भी रहा है तो अपने आप किसी अनजान स्टेशन से कनेक्ट हो जाया करता है। रोड पर हम एक मरे हुए चूहे को देखते हैं, जिसके ऊपर से इन्होंने अपनी कैरावान चला दी। खैर, इसके बाद अब ये सभी गाना गाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो वही ओलिविया बाहर के नजारों का लुत्फ उठा रही है, पर उसकी मॉम उसे अंदर आने को कहती है क्योंकि वहां सेफ नहीं है। जैसे ही उसने अपनी उंगली विंडो के अंदर हटाई, तेजी से विंडो का ग्लास बंद हो जाता है, जो देखकर वो काफी डर जाती है। लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया, इतना भी ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी। चार्ल्स इन सभी को बताता है कि तुम लोगों को थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे सफर काफी लंबा होने वाला है और ऐसे में थक जाओगे। पर कोई भी रेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्हें इस पल को अच्छे से जीना था। इस बीच रास्ते में उन्हें एक कार दिखी पड़ी, शायद उन्हें हेल्प की जरूरत थी, इसीलिए स्टीव और चार्ल्स दोनों ट्रक से उतरे और आसपास देखने लगे। उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया सिवाय एक इंसान के पैर के, जो कि कार के नीचे से लटक रहा। तभी पीछे से उन पर कोई हाथ रखता है, जिससे वो थोड़ा डर जाते। पर यह मार्क था, कार का मालिक, जिसके साथ उसकी बहन मार्गरीटा भी थी, जो उन्हें बताते हैं वो काफी दूर तक गए लेकिन उन्हें मैकेनिक नहीं मिला। दरअसल उनकी कार खराब हो चुकी है। तो स्टीव कहता है कि तुम हमारे साथ आगे तक चलो, शायद वहां मैकेनिक मिल जाए, और ऐसे बीहड़ में खड़े रहना सेफ नहीं है। वो मान जाते हैं, फिर इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। मार्क की तो ओलिविया से अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और इसीलिए उन्हें साथ में ऐसी कोई परेशानी भी नहीं होती। वहाँ एक और मार्गरीटा को कुछ अजीब दिखाई देता है वॉशरूम में। पूरे वॉश बेसिन में खून से भरा हुआ था, जिससे कि वो फौरन मार्क को बुलाती है। लेकिन जब तक वो आता है सब कुछ ठीक हो चुका था, या फिर ऐसा कुछ था ही नहीं जैसे उसने देखा था। शायद उसका कोई वहम हो, पर उसे उस बेसिन में किसी लड़की के बाल भी मिलते हैं, ये तो वहम नहीं हो सकता। अब कुछ दूर चलने पर चार्ल्स कैरावान को रोकता है, क्योंकि उन्हें एक बार फिर से मैप को देखना था, वरना वो भटक सकते हैं, और इसीलिए इन्होंने डैशबोर्ड को खोला ताकि मैप मिल सके। हालांकि मैप तो मिल गया, लेकिन साथ में स्टीव को कुछ पुराने दस्तावेज भी मिले, जो शायद इस कैरावान के पुराने मालिक के होंगे, जिसका नाम रॉबर्ट था। उसके खरीदने की ओरिजिनल डेट भी लिखी, जो कि तकरीबन 34 साल पहले की थी। अब ये देख स्टीव भी हैरान था कि इतनी पुरानी कैरावान अभी तक चल कैसे रही है। तब चार्ल्स बताता है कि हो सकता है कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, इसीलिए वो उसे रख देता है। अब मैप से इन्हें पता लग, अब इन्हें इसी रास्ते को फॉलो करना है, यानी कि लेन नंबर 27 पर अभी चलते रहना है। पर यह रास्ता बहुत खराब और ऊबड़ खाबड़ है, जिससे ये पूरी बस हिलने लगती है और इतनी में चार्ल्स को पता ही नहीं चलता कि कब स्पीड अपने आप तेज हो गई। वो बहुत कोशिश करता है किसी भी तरह करके उसे कम कर ले, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो कि बस का कंट्रोल किसी और के हाथ में हो। अब जब ये लोग जाकर झाड़ियों से टकराते हैं तो काफी नुकसान हो चुका था। हर कोई इधर उधर गिरा पड़ा था। सबसे ज्यादा नुकसान मार्गरीटा को हुआ था, क्योंकि मार्क की मौत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एक कबर्ड से टकराने की वजह से उसके सर में अंदरूनी चोट आ गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और इस हादसे से सब काफी हैरान थे और डर भी चुके थे। आखिर अचानक ये कैसे हो गया? सब कुछ तो इतना सही चल रहा था। लेकिन न जाने किसकी नजर लग गई। फिलहाल ये मार्क की बॉडी को वहीं ढक कर रख देते हैं, लेकिन अंदर बैठी मार्गरीटा अभी परेशान है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके खुद के भाई की मौत इस तरह से हो जाएगी। इस सदमे से वो गुजर रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि शायद कोई है जो उसके बालों को छू रहा है। इसीलिए वो फौरन भाग कर आ गई। इन लोगों पर चिल्लाने लगी, जो कुछ भी हुआ सारी उसमें उसकी गलती है। पर सब उसे शांत कराते हैं। उन्हें पता है कि अब वो ठीक हालत में नहीं है। इस बीच ओलिविया जो बाहर बैठी थी, उसे उसी बस के अंदर से कोई पुकारता है। जब वो उस ओर देखती है तो वहां कोई नहीं था। कुछ तो बहुत अजीब है इस बस में दोस्तों। जब अलेक्सा अंदर गई तो उसने टीवी पर ट्रिप शुरू होने से पहले की फुटेज देखी, जो कि अपने आप ही शो हो रही थी। उसमें कोई खून से लथपथ लड़की उसके पीछे खड़ी है, जो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है।
फौरन उसने अपने साथी को बुलाया और दिखाया, लेकिन वहां तब तक कुछ नहीं था और टीवी बंद हो गई थी। इसीलिए वो उसे समझाता है कि शायद तुम काफी थक गई हो, इसीलिए अब आराम कर लो। वहीं पर चार्ल्स और जे दोनों ही बस को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान चार्ल्स बस के बोनट को खोलकर उसमें हाथ डालकर चेक करता है आखिर गड़बड़ी कहाँ आई है। तभी अचानक से बस स्टार्ट होकर बंद हो जाती है, जिससे कि चार्ल्स के हाथ पे एक घाव आ जाता है। सभी उसे अंदर लेकर आते हैं और उसकी मरहम पट्टी करते हैं। अब तो चार्ल्स भी घायल हो चुका है, इसीलिए स्टीव खुद ही कैरावान को स्टार्ट करने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो शुरू नहीं होती, जिससे परेशान होकर वो जोर से डैशबोर्ड पर मारता है। अब देखते ही देखते अंधेरा होने को आ गया, इसीलिए कुछ लोग बस के अंदर तो कुछ लोग बस के बाहर कैंप लगाकर आज की रात यहीं गुजारने का सोचते हैं, क्योंकि अब बस तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है। बीच रात में जब एलेक्सा को प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए फ्रिज खोलती है, पर बोतल में पानी की जगह उसे खून भरा मिलता है और जितना भी सारा खाना था वो सब सड़ चुका है। पर अभी भी उसे लग रहा है कि शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई, इसीलिए उसे ये सब दिख रहा है। वो वापस सोने के लिए चली गई, लेकिन कुछ देर बाद जब वो वॉशरूम के लिए बाहर आई तो देखा कि डोर पर एक लड़की जल रही है और अगले ही पल वो उसके काफी करीब आ गई। कपड़े और हुलिया देखकर पता चल रहा है कि ये वही लड़की है जिसने उसे आज सुबह टीवी की फुटेज में देखा था। उसके करीब आने पर एलेक्सा जोर से चिल्लाई तो वहीं सो रहा जियो फौरन बाहर आया। अचानक क्या हो गया, लेकिन उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता, जैसे कि एलेक्सा उसे बताने की कोशिश कर रही थी। अब सुबह हुई तो ये छलावों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। इस बार ओलिविया जो कि अकेले बाहर खेल रही थी, उसे ट्रक के अंदर एक बूढ़ा आदमी दिखा जो खिड़की से झांक रहा है और उसी के पीछे खून से लथपथ जवान लड़का है। जिस चीज को देखकर वो जोर से चिल्लाई तो स्टीव फौरन भाग कर आया, लेकिन जैसे पहले होता हुआ आ रहा है वहां कोई नहीं था और ये सभी फिर से बस को शुरू करने में लग गए। ओलिविया को बस के अंदर से एक गुड़िया मिली, जिसे लेकर वो बाहर आई और खेलने लगी तो अंदर जियो अब फिर से कोशिश में लग गई किसी भी तरह करके वो उसे स्टार्ट कर दे। तभी अचानक एक करिश्मा होता है तो वो स्टार्ट हो जाती, लेकिन आगे जाने के बजाय वो तेजी से पीछे जाने लगी और फिर एक झटके के कारण रुक जाती है। कोई उसके टायर के नीचे आ गया था। ये कोई पत्थर नहीं बल्कि ओलिविया थी। जी हाँ दोस्तों, जो उसी बस के पीछे गुड़िया के साथ खेल रही थी। जब एलेक्सा वो देखती है तो उसे बहुत कोशिश करती है उसकी जान बचा ले, लेकिन अपनी बेटी की ऐसी मौत को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। वहीं स्टीव को वो जियो अपनी बेटी का हत्यारा कहने लगी। सभी ने समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने ये जानबूझकर थोड़ी किया। जब चीजें शांत हुई तो स्टीव ने अपनी बेटी की कुचली हुई लाश पर कपड़ा डाल दिया ताकि चील कौवे ना खाएं। उधर एलेक्सा को काफी गहरा सदमा लगा है, इसीलिए वो अब ज्यादा किसी से बात नहीं कर रही है। उसकी बेटी की इतनी भयानक मौत हुई है तो सदमा तो उसे लगेगा ही। इसीलिए स्टीव उसे कुछ देर अकेला आराम करने के लिए छोड़ देता है, क्योंकि अभी उसे शांत होने की जरूरत है। इसीलिए बाकी ये लोग बाहर आ जाते हैं ताकि सब कुछ सोच सकें कि आखिर उन्हें क्या करना है, आखिर कब तक यहीं इस बीहड़ में फंसे रहना है। अब तो पीने का पानी भी खत्म होने लगा है, खाना पहले ही सड़ चुका है। इस बीच अंदर अकेली बैठी एलेक्सा को ड्रॉयर में खून से सना लेडीज टॉप मिलता है, जो देख वो काफी हैरान हो गई और तुरंत ही उठकर बाहर आने लगी। तभी उसे टीवी पर अपनी बेटी की मौत का पहला फुटेज दिखाई देता है। वो तुरंत खिड़की से अपने पति को आवाज लगाने लगती है, लेकिन ये क्या, बाहर तो वो खुद ही बैठी हुई है और उसके पास ओलिविया खेल रही है। अब ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इससे ज्यादा ही वो कुछ सोच पाती, एक बूढ़ा शख्स उसके गले में रस्सी डालकर उसका दम घोटना शुरू करता है। बेचारी एलेक्सा जोर जोर से चिल्लाती है, खिड़की से आवाज तक लगाती है, लेकिन बाहर किसी को भनक तक नहीं लगती अंदर क्या हो रहा है। और कुछ ही समय के अंदर उसका दम घुटने से मौत हो जाती है। अब जब स्टीव और बाकी लोग अंदर आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि शायद एलेक्सा को स्ट्रोक आया होगा। अब ये लोग क्या सोचकर ट्रिप पर आए थे, लेकिन अब देखो 3 लोग बेवजह मारे गए बिना किसी खता कसूर के। अब बाहर आकर सभी बचे हुए लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं, कैसे उन्हें अब इस जगह से दूर जाना होगा। चार्ल्स बताता है कि ये ट्रिप उसने अपनी मरी हुई माँ की याद में रखा था, क्योंकि उन्हें घूमना बहुत पसंद था। इसके बाद सभी लोग अंदर आ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। तो स्टीव को वॉश बेसिन के नीचे वाले एरिया में कुछ फोटोज मिलती है, जिसमें कुछ अजीब से लोग की तस्वीर थी जिन्हें बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया। सिर्फ यही नहीं, एक धारदार चाकू भी था और साथ में एक बंदूक भी। इन सभी चीजों को ये लोग देखकर हैरान थे कि असल में ये सब है क्या। तभी टीवी पर उसे बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो एक जवान लड़की को मार पीट रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसने कई दिनों से कैद करके रखा हुआ। तब चार्ल्स बताता है कि ये रॉबर्ट है, इस कैरावान का सबसे पहला ओनर जो तस्करी किया करता था बस की मदद से। लेकिन एक दिन पुलिस के एनकाउंटर में वो मारा गया और तब से ही लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा इस बस में घूम रही है। पर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, इसीलिए मैं ये बस खरीदी।
पर तब से ही मेरे परिवार का एक एक सदस्य धीरे धीरे मरता चला गया और आज मैं सिर्फ अकेला बचा हूँ। ये सुन सभी के रोंगटे खड़े हो जाते कि ऐसा कैसे हो सकता है। अचानक तभी बस चल पड़ी और फिर आगे जाकर एक जोर ही ब्रेक लगी, जिससे जियो के हाथ में जो चाकू था वो उसके गले के आर पार हो गया और वो भी मारा गया। यानी कि अब सिर्फ बचे हैं 3 लोग। चार्ल्स ने फैसला किया कि वो बाहर जाकर किसी से मदद मांगने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर फंसे रहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला बस फिर से अपने आप ही चलने लगी। उसके पीछे पड़ गई, लेकिन समय रहते ही स्टीव ने उसे कंट्रोल कर लिया। लेकिन कुछ ही दूर पहुंचने पर तभी वो बूढ़ा आदमी की आत्मा को हम देख पाते हैं, जो कि मजबूरन स्टीव को उस बंदूक को उठाने को कहती है, फिर उसी से शूट करवा देती है। अब बचे हैं सिर्फ 2 लोग। देखते हैं कि अंत में क्या होता है, क्या कुछ बदलता है या फिर सिलसिला यूं ही चलता रहता है। ये दोनों इस सदमे में बैठे रहते हैं कि ये सब क्या हो गया, कि तभी स्टीव के हाथ खुद ब खुद उठ जाता है, लेकिन दूसरे को मारने के लिए नहीं बल्कि खुद को शूट करने के लिए। तो अब सिर्फ एक सर्वाइवर जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी के मर जाने के बाद मार्गरीटा अब अकेली पड़ चुकी है। ऊपर से अब वो बाहर भी नहीं जा सकती, क्योंकि बस के सभी खिड़की दरवाजे बंद हो चुके हैं। ऊपर से तो अब पीने का पानी तक नहीं है। इसीलिए बेचारी उसी की तलाश में पूरी बस को खंगालना शुरू करती है कि तभी उसे ऊपर कोई चलता हुआ सुनाई देता है, जिसके अगले ही पल कैरवान के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं जोर जोर से। और फिर अगले ही पल उसकी नजरों के सामने वही बूढ़ा आदमी था, जो कि खून से लथपथ लड़की के सर को उसकी चमड़ी समेत काट रहा था। अब ये देखकर उसकी रूह कांप जाती है। अब तो वो उसे देख लेता है, यानी कि अब बारी मार्गरीटा की। अब वो इसे मारने की पूरी कोशिश करता है तो मार्गरीटा भी अपने हाथ पैर मारती है। इस दौरान उसे पता चलता है कि उस बस पर किया गया एक वार उस बूढ़े आदमी के शरीर पर लग रहा है। इसीलिए उसने अब उसी बस को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल होने लगा। फिर अंत में इतना ज्यादा दर्द से पीड़ित हो गया कि उसने एक जोर की चीख लगाई, जिससे हर तरफ अंधेरा छा गया। अब जब अगली सुबह हुई तो हम 2 बाइकर्स को उसी तरफ होकर गुजरते हुए देखते हैं। उन्हें उस बस का गेट खुला दिखा तो उन्होंने अंदर जाने का सोचा और फिर कभी वापस नहीं आए। यही तो उस कैरवान की कहानी है। आपको क्या लगता है, मार्गरीटा बच गई होगी या फिर उसका भी औरों की तरह ही हाल हुआ होगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।